फॉर क्लास 10। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इसका तीसरा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक पेयर होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, उसका पेयर होगा, दो होगा एक साथ, और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। पहला हम लोग इक्वेशन किसको कहते हैं पता है? जब इक्वल टू बीच में हो तो उसको इक्वेशन कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर है सब। पहले हम यहाँ देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ हो गया हमारा ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम लोग पहले विचार कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हो गया ये हमारा। अब क्या है? वन वेरिएबल का मतलब कि वेरिएबल एक हो, लीनियर का मतलब उसका पावर 1 हो। तो एक्स है, एक वेरिएबल है केवल, इसका पावर एक्स है। और बाकी यहाँ क्या लिख देते हैं? वेयर ए बी आर रियल नंबर्स। ए बी रियल नंबर्स होते हैं और वेरिएबल एक होता है, पावर भी उसका एक ही होता है। इस केस में इसका जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए। ये इसका एक ही आंसर होता है, एक्स का एक ही वैल्यू मिलता है, इसीलिए क्या होता है? ये यूनिक होता है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, मात्र एक ही मिलता है। और ये चीज़ हम लोग अध्ययन कर चुके हैं क्लास 9 में ही। अभी हम धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ने में बढ़ते हैं। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं टू वेरिएबल, जो हम लोग को देखना है अभी फिलहाल। अब आ रहे हैं इसमें जनरल इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जगह यहाँ कर दिए टू वेरिएबल्स। नाम देना हो तो दे देंगे एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल है, एक्स और वाई है। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी आर रियल नंबर्स। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका हमारा? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों 0 नहीं होंगे। अगर ये 0 हो जाएंगे तो ये कंप्लीट 0, तो क्या बचेगा? बी वाई प्लस सी बराबर 0, या फिर इन वन वेरिएबल का हो जाएगा। इसीलिए ए का मान और बी का मान 0 नहीं होगा। बाकी ए बी सी हमारे ये जो है रियल नंबर्स होंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इन टू वेरिएबल्स। हम लोग को यहां से भी थोड़ा आगे बढ़ना है। अभी तक क्या छूटा? पेयर शब्द का अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम लोग पहुंचे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उस पर आते हैं अब, जो हमारा स्टार्ट करता है सिलेबस। जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में जब हम विचार करते हैं उसमें भी क्या है, पेयर है, यानी एक साथ इसमें दो इक्वेशन होंगे। पहले हम एक इक्वेशन ला रहे थे, यानी हमारा स्टैंडर्ड था बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही था हमारा। एक और आएगा हमारा ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग जो दो इक्वेशन एक साथ लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले वाले में हम 1 लगा देते हैं, क्या हो गया, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हमारा क्या हो गया, ये a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक पेयर हो गए, डबल इक्वेशन हमारे हो गए। फिर उसी तरह यहाँ आएगा हमारा वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers and a1 square plus b1 square does not equal to 0 और a2 square plus b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे लिखने का फॉर्म हुए। दो लाइन चुकी है तो हमारा ये मान चेंज होगा। पहले वाले को हम a1 b1 c1 कहते हैं, दूसरे को a2 b2 c2 कहते हैं। और यहाँ क्या कंडीशन है, a1 b1 एक साथ 0 नहीं होगा, उसी तरह a2 b2 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स नहीं रह जाएंगे। तो ये हमारे हुए स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। ये अब कंप्लीट किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आते हैं इसके एक एग्जाम्पल्स में। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे कि ये भी क्या होता है। हमने दो इक्वेशंस लिए यहाँ पर। अब 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा लिया यहाँ 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे दो इक्वेशन हुए, पेयर ऑफ इक्वेशन दो एक साथ आएंगे। हम इनको नंबरिंग कर सकते हैं 1 और 2। अब जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे थे a1 b1, तो फर्स्ट लाइन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 कहलाता है, यानी a1 इक्वल टू 3। फर्स्ट लाइन में जो होगा वो b क्या हो गया जो y के साथ है, b इक्वल टू माइनस 5, b1 हो गया माइनस 5 और ये c1 हो गया 1। यानी फर्स्ट लाइन में x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को c1 कहते हैं। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b2 कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c2 कहते हैं। तो ये हमारे हो गए। हम अब तक ये समझ गए a1 b1 a2 c2 सब क्या होता है। अब इसके बाद ये तो हम जाने हमारा इक्वेशन किस रूप में होता है, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, इनका जो हम अब सॉल्यूशन करेंगे वो कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो इनके सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है फिर अलजेब्रिक मेथड। तो हम लोग पहले अब विचार करते हैं, शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। अब है कि हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड फॉर
solution of a pair of linear equations. Graphical method for solution of a linear equation. पेयर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो इसमें हमको 3 तरह के रिजल्ट मिलते हैं। ग्राफिकल है, हम ग्राफ खींचेंगे। जब भी ग्राफ खींचते हैं हम किसी भी इक्वेशन का तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और दोनों लाइन पर ही निर्भर करता है हमारा कि आंसर क्या होगा। तो हमको 3 कंडीशंस मिलते हैं। पहला कंडीशन क्या मिलेगा? पहला कंडीशन मिलता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी इस तरह से दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो जहां ये कट करते हैं वही पॉइंट इनको आंसर होता है। तो हमको सॉल्यूशन क्या मिलता है? इस तरह से होगा, कट करेगा कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो ये हमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही आंसर मिलेगा। एक्स का एक आंसर होगा, वाई का एक आंसर होगा, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस हमारा क्या होता है? फिर दूसरा केस हो जाएगा द टू लाइन्स आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब दोनों ऐसे पैरेलल होंगे, कोई किसी को कहीं कट नहीं करेगा, दोनों कहीं किसी को कट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या होता है? जितने पॉइंट पर ये कट करते हैं वही हमारा आंसर होता है। अब ये कहीं कट ही नहीं करेगा एक दूसरे को, तो हमारा इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। यानी इसका जवाब क्या हो गया हमारा? नो सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं निकलेगा जो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या होता है हमारा? द टू लाइन्स आर कोइंसाइड, कोइंसाइड कर जाएंगे मतलब दोनों लाइन एक ही पर आएंगे। ये भी लाइन है, ऐसी पर आ जाएगा दूसरा लाइन। दो इक्वेशन से लाइन बनाएंगे, दोनों लाइन एक दूसरे पर आ जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है? हर पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आएगा हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस केस में हर पॉइंट ही टच कर रहा है एक दूसरे के साथ, इसलिए इसके बहुत सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। जब दोनों ग्राफ यानी दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं कट करे तो एक सॉल्यूशन हुआ, पैरेलल लाइन हो गए कहीं कट नहीं किया तो नो सॉल्यूशन हुआ, और ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर गया, एक दूसरे पर ही लाइन आ गया, तो हमारे हो गए मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि जितने पॉइंट पर दोनों टच करेंगे आंसर हमारा उतना ही होता है। बढ़ते हैं इससे आगे। अब हम आते हैं कि इसी चीज को हम बिना सॉल्व किए हुए A1, A2, B2 के हिसाब से हम कैसे समझ लेंगे कि क्या होगा। हम जानते हैं कि सिस्टम में हमारे दो इक्वेशन हैं, A1x B1y C1 = 0। दूसरा क्या होता है हमारा? A2x B2y + C2 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम इस पर तुलना करते हैं, इसका तुलना करके देखते हैं क्या होता है। क्या करते हैं यहां? कंपेयर
द रेशियो की तुलना करते हैं। इसमें रेशियो की तुलना करके ही हम इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ खींचेंगे तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा, और फिर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या होगा, अलजेब्रिक रूप में इसका क्या आंसर होगा। ये दोनों हम केवल इनकी तुलना करके समझ जाते हैं। जैसे यहां दे रहे हैं, पहला हमारा क्या करते हैं, A1 बाई A2, यहां कोई नंबर्स होंगे, नंबर की हम तुलना करेंगे। अगर ये डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी ये रेशियो B1 बाई B2 रेशियो के इक्वल नहीं हो, तो हमारे रिजल्ट क्या होता है, उस समय में ग्राफ अगर खींचेंगे तो हमको मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमको लाइन इस तरह का मिलेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा, और अलजेब्रिकली हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमको एक ही आंसर मिलेगा, x का कोई मान मिलेगा, y का कोई मान मिलेगा। तो क्या होगा ये हम देख सकते हैं कि केवल इसके कंपेयर से दो नंबर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, ये था कि दोनों बराबर नहीं था, तो हमको C1 की तरफ नहीं बढ़ना था। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दो केस मिलते हैं, या तो C1 बाई C2 भी इसी के बराबर होगा, दूसरा केस क्या हमको मिलेगा कि ये A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, ये दो तो बराबर है, तीसरा इसके बराबर नहीं है, C1 बाई C2। तीन केस देख रहे हैं, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, तो काम यहीं बंद कर देते हैं, C1 की तरफ नहीं बढ़ना है। रिजल्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन। हमारे दूसरे केस में जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, कोइंसिडेंट लाइन मिलता है, यानी दोनों लाइन एक ही पर रहते हैं, दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाते हैं। और इस केस में क्योंकि सारे पॉइंट टच में हैं, तो हमको मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब लाइन कोइंसिडेंट करते हैं तो मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा केस हमारा आता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 तो है, लेकिन ये C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है। उस केस में हमको मिलते हैं पैरेलल लाइंस, और जब लाइन पैरेलल मिलेंगे तो वो कहीं आपस में कट नहीं करेंगे, कहीं जब टच नहीं करेंगे तो हमारा कोई आंसर नहीं होगा। तो इस केस में हमारा आंसर मिलता है नो सॉल्यूशन। तो इस तरह हम देखते हैं कि केवल रेशियो की तुलना करके हम सबके बारे में जान सकते हैं। पहला केस A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरे केस में जब तीनों इक्वल होगा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, उस केस में दोनों लाइन एक पर आ जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे दोनों लाइन, और हमारा आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरे केस में जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 तो होगा, लेकिन C1 बाई C2 नहीं हुआ है, इस केस में हमको पैरेलल लाइन मिलेंगे, और उस केस में यार कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे हम लोग अगले दिन। थैंक यू।